हेलो दोस्तों, मैं हूं कमल और नॉलेजेबल हब में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, वीडियो के थंबनेल से आपको पता लग गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश के बारे में जो देश दूसरे देशों की जमीन पर कब्जा करने के लिए जाना जाता है और साथ ही यह जमीन पर कब्जा करने के साथ ऐसे तर्क देता है कि मानो यह जमीन उसी देश की थी और दूसरा देश उस जमीन पर कब्जा करके रह रहा था। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चीन के बारे में और साथ ही हम यह भी डिस्कस करेंगे कि चीन अपनी एक्सपेंशन पॉलिसी को किस तरह फॉलो कर रहा है और साथ ही दुनिया के दूसरे देशों की आज़ादी को छीन रहा है उनके देश पर कब्जा करके। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि चीन एक्सपेंशन की पॉलिसी को फॉलो करता है और जिस तरह एक बीज धीरे धीरे बढ़कर एक बड़े पेड़ का रूप ले लेता है और उसके बाद भी वह पेड़ लगातार अपनी वृद्धि करता रहता है, कुछ इसी तरह का नेचर है चीन का। आज 21वीं सदी में भी चीन लगातार अपना विस्तार करता जा रहा है, लेकिन जब एक पेड़ अपना विस्तार करता है तो वह दूसरों को जीवन प्रदान करता है। लेकिन अगर हम चीन की बात करें तो चीन अपनी एक्सपेंशन की पॉलिसी के साथ दूसरे देशों की जमीन पर तो कब्जा कर ही रहा है, साथ ही वह वहां के लोगों से जीने का हक भी छीन रहा है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमें दिखाई देता है सिंजियान में रहने वाले वीगर मुसलमानों के बारे में। और साथ ही हम देख सकते हैं कि चीन ने तिब्बत के लोगों पर कितने ज्यादा अत्याचार किए थे और उनको धीरे धीरे उनके देश से ही खत्म कर दिया है। तो दोस्तों, अगर चीन की बात करें तो चीन का बॉर्डर आज 14 अन्य देशों के साथ लगता है। उन देश के नाम हैं अफगानिस्तान, भूटान, नॉर्थ कोरिया, लाओस, मंगोलिया, म्यांमार, पाकिस्तान, रूस, वियतनाम, नेपाल, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान के साथ लगता है। और साथ ही चीन अपनी समुद्री सीमा 7 अन्य देशों के साथ में शेयर करता है और उनका नाम है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान, साउथ कोरिया, जापान। और आज चीन का बॉर्डर डिस्प्यूट लगभग इन सभी देश के साथ में चल रहा है। चीन इन देशों की जमीन पर कब्जा करने की सोच रहा है और साथ ही वह ऐसे तर्क देता है जिनका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होता। लेकिन मेरे अनुसार चाइना का बॉर्डर ओनली 12 देशों के साथ लगता है, क्योंकि मैं तिब्बत देश को चाइना का हिस्सा नहीं मानता जिस पर चीन ने कब्जा किया हुआ है। तो दोस्तों, आज इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए बात करेंगे कि चीन का किस किस देश के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है और चीन कैसे दूसरे देशों की जमीन पर कब्जा कर रहा है और दूसरे देशों की जमीन को अपना बता रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं तिब्बत देश की। जब 1912 में चीन में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी, तब से ही चीन की नज़र तिब्बत के नेचुरल रिसोर्सेज पर थी और माओ सेतु ने इन रिसोर्सेज को हासिल करने के लालच में ईयर 1951 में तिब्बत पर आक्रमण कर कब्जा कर लिया और साथ ही तिब्बत की और वहां के लोगों की आज़ादी भी छीन ली। उस समय पर दलाई लामा ने कहा था कि यदि किसी दिन तिब्बत चीनियों का क्षेत्र बन गया तो यह केवल तिब्बत का अंत नहीं होगा, बल्कि यह भारत के लिए भी एक स्थायी खतरा बन जाएगा। लेकिन हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दलाई लामा की इस बात पर गौर नहीं किया और उन्होंने चीन को एक स्थायी खतरा ना समझकर अपनी दोस्ती निभाते चले गए। और आज वही चीन भारत की जमीन पर कब्जा करने की लालसा में हमारे देश के बॉर्डर पर हमारे जवानों का खून बहा रहा है। और यदि तत्कालीन प्रधानमंत्री तिब्बत के लोगों की बात मान लेते और तिब्बत को तभी आज़ाद करा लेते तो शायद आज हमारे देश के सिपाही लद्दाख में शहीद ना होते। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसी की नहीं मानी। वो तो केवल हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाते फिर रहे थे और चीन उनके पीठ पीछे अपनी साजिशें लगातार करता चला गया और तिब्बत पर पूर्ण रूप से अपना कब्जा कर लिया। दूसरे नंबर पर बात करते हैं जापान की। तो दोस्तों, चीन जापान के 5 आइलैंड पर अपना दावा करता है। वैसे तो यह आइलैंड सन 1895 से जापान के कंट्रोल में थे, लेकिन जब 1970 में एक रिपोर्ट आई
जिसके अनुसार यह बताया गया कि जापान के सेनकाकू और दाओयू आइलैंड के पास बहुत ज्यादा पेट्रोलियम रिजर्व्स है और यह एरिया फिशिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। तो उसी समय से चीन की नज़र इन पांचों आइलैंड पर थी। और अगर बात करें इन आइलैंड के कुल क्षेत्रफल के बारे में तो यह एरिया टोटल 5 स्क्वायर किलोमीटर का है, लेकिन इस एरिया में बहुत ज्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं, इसलिए चीन इन एरिया पर कब्जा करना चाहता है। लेकिन चीन का कहना है कि यह एरिया चीन का है, क्योंकि जब चीन में हान डायनेस्टी थी तब से चीन के लोग वहां पर फिशिंग कर रहे थे, तो यह एरिया चीन को ही बिलोंग करता है। तो अब बात करते हैं साउथ चाइना सी के बारे में। साउथ चाइना सी में चाइना का डिस्प्यूट वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया देश से चल रहा है। जहां पूरे साउथ चाइना सी को चाइना अपना हिस्सा बताता है, वहीं दूसरे देश जैसे कि फिलीपीन, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे देश साउथ चाइना सी को अपना बताते हैं। और अगर यहाँ हम डिस्प्यूट के रीज़न के बारे में बात करें तो यहाँ भी कारण बहुत सिंपल सा है कि साउथ चाइना सी में पेट्रोलियम और गैस के बहुत ज़्यादा भंडार अवेलेबल हैं और यह एरिया फिशिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। और साथ ही यह एक बिजी कमर्शियल रूट है। टोटल एक्सपोर्ट का 15 से 20% तक एक्सपोर्ट इसी साउथ चाइना सी से होता है। और अगर चाइना इस साउथ चाइना सी को अपने देश का हिस्सा बना लेता है तो यहाँ से गुजरने वाले हर जहाज पर चाइना टैक्स लगाने लग जाएगा, और जब वह शिप चाइना को टैक्स नहीं देंगी तो वह साउथ चाइना सी में ब्लॉकेज कर सकता है। वैसे तो चाइना खुद ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, लेकिन वो खुद ही यूनाइटेड नेशन के कानून को नहीं मानता। यूनाइटेड नेशन के कानून के अनुसार कोई भी देश समुंदर में 12 नॉटिकल माइल तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक राइट रखता है। वह देश 12 नॉटिकल माइल तक गैस और ऑयल एक्सप्लोर कर सकता है और साथ ही फिशिंग भी कर सकता है। लेकिन चाइना इस कानून को साउथ चाइना सी में नहीं मानता। चाइना कहता है कि साउथ चाइना सी केवल चाइना का है और किसी भी देश का इस पर कोई अधिकार नहीं है। और साउथ चाइना सी में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए चाइना ने वहां पर आर्टिफिशियल आइलैंड बना दिए हैं, जिस पर उसने अपनी आर्मी को तैनात कर दिया है ताकि वह साउथ चाइना सी में अपनी डोमिनेंस को फील करा सके और साथ ही दूसरे देश को साउथ चाइना सी में कंट्रोल करने से भी रोक सके। और यही वो कारण है जिस वजह से अमेरिका ने साउथ चाइना सी में अपनी प्रेजेंस को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दिया है, ताकि किसी भी समय पर चाइना साउथ चाइना सी में ब्लॉकेज ना कर सके। और अगर बात करें कि चाइना साउथ चाइना सी पर दावा क्यों कर रहा है, तो चाइना का कहना है कि 200 BC मीन्स 2000 साल पहले चाइना के लोग साउथ चाइना सी में मछली पकड़ने आया करते थे। और चाइना का कहना है साउथ चाइना सी की खोज हान डायनेस्टी ने की थी। लेकिन चाइना का यह दावा चाइना की सरकार की तरह झूठा है, क्योंकि साउथ चाइना सी की खोज 1877 में ब्रिटिश लोगों ने की थी। और जब इन बाकी देशों ने चाइना से परेशान होकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चाइना के खिलाफ मुकदमा दायर किया, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने चाइना के खिलाफ अपना फैसला सुनाया और साथ ही यह भी कहा कि साउथ चाइना सी में भी यूनाइटेड नेशन के लॉ ही एप्लीकेबल होंगे। साउथ चाइना सी में वहां के हर देश का अधिकार है जैसे कि चाइना का अधिकार है। लेकिन चीन ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के इस फैसले को मानने से मना कर दिया और पूरे साउथ चाइना सी पर अपना ही अधिकार बताया। और यहीं से चीन का दोगलापन दिखाई देता है कि जब मोदी सरकार ने चीन के ऐप्स को बैन कर दिया था, तो यही चाइना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल गवाही दे रहा था कि इंडिया ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल की अवहेलना की है और चीन के ऐप को बैन किया है। लेकिन वह खुद ही यूनाइटेड नेशन के कानून को नहीं मानता। अब बात करते हैं एक ऐसी कंट्री के बारे में जो चीन की अलाइन कंट्री मानी जाती है। उस देश का नाम है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के अंदर एक माउंटेन है जिसका नाम है पैक्टू। चीन माउंट पैक्टू को अपना बताता है। चीन का दावा है कि हान साम्राज्य के दौरान चीन की सीमा माउंट पैक्टू तक थी, इसलिए चीन माउंट पैक्टू को अपना बताता है। वैसे तो माउंट पैक्टू पर कोई नहीं रहता, लेकिन यह एरिया मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर फ्यूचर में नॉर्थ कोरिया चाइना के अगेंस्ट गया तो चाइना इस माउंट पैक्टू के थ्रू नॉर्थ कोरिया को काउंटर कर सकता है।
और जब नॉर्थ कोरिया के लोग चाइना से परेशान हो गए तो लास्ट ओलंपिक गेम में नॉर्थ कोरिया के लोगों ने चीन के लोगों के सामने पोस्टर दिखाया कि माउंट पैक्टू नॉर्थ कोरिया का है और चीन उस पर अपना अधिकार ना करे। और यह पोस्टर आप वीडियो में भी देख सकते हो कि नॉर्थ कोरिया के खिलाड़ी किस तरह चीन के लोगों का विरोध कर रहे हैं और साथ ही पूरी दुनिया को भी बता रहे हैं कि चीन कैसे दूसरे देशों की जमीन पर अपना कब्जा कर रहा है। और अब बात करते हैं साउथ कोरिया की। चीन और साउथ कोरिया का डिस्प्यूट येलो सी को लेकर है। जब साउथ कोरिया की इकोनॉमी लगातार डेवलप हो रही थी तो साउथ कोरिया की डेवलपमेंट में येलो सी की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस थी, क्योंकि साउथ कोरिया का मोस्टली एक्सपोर्ट येलो सी से ही होता है। और इसको देखते हुए चीन ने पूरे येलो सी पर अपना दावा ठोक दिया और साथ ही यह कहा कि पूरा येलो सी चाइना को बिलोंग करता है। और जैसा कि आप जानते हो कि साउथ कोरिया का अमेरिका के साथ डिफेंस पैक्ट साइन है और इसके अनुसार साउथ कोरिया की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका की है। और अमेरिका ने इस खतरे को भांपते हुए साउथ कोरिया में अपना थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय कर दिया, जिससे अब चीन और ज्यादा नाराज हो चुका है। अब बात करते हैं ताइवान के बारे में। सन 1945 तक पूरे चीन पर जापान का कब्जा था, लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान की हार हुई तो सन 1945 में चीन को आज़ादी मिल गई। और इसके साथ ही चीन के अंदर दो पार्टियों का निर्माण हुआ। पहली पार्टी थी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरी थी KMT ग्रुप। सन 1945 से सन 1949 तक चीन में सिविल वॉर चलता रहा और सन 1949 में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने बीजिंग को चीन की राजधानी घोषित कर दिया और साथ ही KMT ग्रुप ने ताइपे को चीन की राजधानी घोषित कर दिया। और तब से ही चीन ताइवान पर कब्जा करना चाहता है और चीन की वन चाइना पॉलिसी के अनुसार ताइवान चीन का ही हिस्सा है। अब बात करते हैं तजाकिस्तान के बारे में। चीन तजाकिस्तान के 28,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर अपना दावा बताता है। उसका कहना है कि 1644 से 1912 तक जब चीन में क्वीन साम्राज्य था तो तजाकिस्तान चीन का ही एक हिस्सा था। और इसी बात को लेकर चीन तजाकिस्तान के बहुत बड़े क्षेत्रफल पर अपना दावा बताता है। और सन 2011 में चीन ने तजाकिस्तान के साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया और इस एग्रीमेंट के अनुसार चीन ने तजाकिस्तान की 11,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन को ले लिया और साथ ही उसने यह भी कहा कि चीन को अभी तजाकिस्तान से और भी अपनी जमीन को वापस लेना है। अब बात करते हैं मंगोलिया के बारे में। सन 1269 में कुबली खान, जो चंगेज खान के पोते थे, उसने पूरे चाइना पर कब्जा कर लिया था और वहाँ युआंग साम्राज्य की स्थापना की थी। लेकिन 1368 में मिंग साम्राज्य ने युआंग साम्राज्य को हरा दिया और चीन को आजाद करने के साथ साथ पूरे मंगोलिया पर कब्जा कर लिया था। और यही वो कारण है जिस वजह से चीन पूरे मंगोलिया को अपना हिस्सा बताता है। चीन का कहना है कि मिंग साम्राज्य के दौरान मंगोलिया चीन का ही हिस्सा था, तो इसलिए मंगोलिया चीन का ही हिस्सा माना जाएगा और यह वन चाइना पॉलिसी के अनुसार चीन का हिस्सा ही है। और अगर बात करें आज की, तो चीन ने पूरे साउथ मंगोलिया पर कब्जा कर लिया है और अब चीन धीरे धीरे पूरे मंगोलिया पर कब्जा करता जा रहा है। और कुछ समय बाद मंगोलिया का नाम भी वर्ल्ड मैप से ऐसे गायब हो जाएगा जैसे तिब्बत का गायब हो गया है। अब बात करते हैं भूटान की। वैसे तो भूटान का चीन के साथ कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है और जब चीन ने भूटान पर कब्जा किया था तब से लेकर आज तक चीन ने भूटान के साथ अपने बॉर्डर को निर्धारित नहीं किया है। सन 2017 में जब चीन इंडिया, भूटान और चाइना के ट्राई जंक्शन पर कुछ कंस्ट्रक्शन करना चाहता था तो इंडियन आर्मी ने चाइनीज आर्मी को डोकलाम पर ब्लॉक कर दिया था। और हद तो तब हो गई जब यूनाइटेड नेशन के एक प्रोग्राम में भूटान के नेशनल पार्क पर बात चल रही थी तो चाइना ने इस प्रोग्राम का विरोध किया और कहा कि यह नेशनल पार्क भूटान का नहीं है बल्कि यह नेशनल पार्क चाइना का है और ये चाइना के हिस्से में आता है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह नेशनल पार्क भूटान और अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास है, लेकिन फिर भी चाइना इस नेशनल पार्क को अपना एरिया बताता है क्योंकि वह अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता है। अब बात करते हैं रूस की। वैसे तो चाइना और रूस अपने आप को एक दूसरे का बहुत अच्छा दोस्त और सहभागी बताते हैं, लेकिन इन दोनों देशों के बीच में भी बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है और इसको लेकर ही सन
सन 1969 में दोनों देशों के बीच में 7 महीने तक युद्ध चलता रहा था। चीन रूस की 52,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर अपना दावा बताता है। चीन का कहना है कि हान साम्राज्य के दौरान यह एरिया चीन का हिस्सा था, तो यह एरिया अब भी चीन का ही हिस्सा है। और अब तो चीन रूस के साइबेरिया और व्लादिवोस्तोक शहर पर भी अपना दावा बताता है, लेकिन फिर भी रूस चीन को हमेशा सपोर्ट करता है और हर तरह की सैन्य मदद देता है। अब बात करते हैं हमारे देश इंडिया की। हमारे साथ में चाइना का डिस्प्यूट अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को लेकर चल रहा है। अक्साई चीन पर चाइना का कंट्रोल है, लेकिन इंडिया इस एरिया को अपना बताता है, और अरुणाचल प्रदेश पर इंडिया का कंट्रोल है, लेकिन चाइना इस एरिया पर अपना दावा बताता है। सन 1914 में ब्रिटिश इंडिया ने तिब्बत की सरकार के साथ में बॉर्डर लाइन को रिकॉग्नाइज किया था, जिसे हम मैकमोहन लाइन के नाम से भी जानते हैं, लेकिन चीन की सरकार मैकमोहन लाइन को नहीं मानती। उसका कहना है कि सन 1914 में तिब्बत की सरकार इलीगल थी, क्योंकि तिब्बत तो चीन का हिस्सा था, तो तिब्बत की सरकार कैसे हो सकती है, और वह लद्दाख में मैकमोहन लाइन को नहीं मानता। और अरुणाचल प्रदेश को चीन साउथ ईस्ट तिब्बत बताता है और कहता है कि यह अरुणाचल प्रदेश भी चीन का ही हिस्सा है। और अब तो चीन लद्दाख में फिंगर 4 से फिंगर 8 को अपना एरिया बताता है, लेकिन यह फिंगर 4 टू फिंगर 8 एरिया बफर जोन था, जहां पर इंडिया और चाइना की आर्मी पेट्रोलिंग कर सकती थी, लेकिन अब इस एरिया को चीन अपना एरिया बताता है। और यही वो एरिया है जहां पर हमारे देश के वीर बहादुर सैनिक शहीद हुए थे। अब बात करते हैं नेपाल की। वैसे तो चीन अपने आप को नेपाल का बहुत अच्छा दोस्त और एक अच्छा पार्टनर बताता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको चीन ने ठगा नहीं, और ऐसा ही काम किया है चीन ने नेपाल के साथ में। चीन और नेपाल के बीच में भी बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है। वैसे तो नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है और नेपाल की सीमा इंडिया और तिब्बत से मिलती है, और नेपाल अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए इंडिया पर डिपेंड रहता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप में दूरियां आई हैं, और इसका फायदा चाइना ने अच्छे तरीके से उठाया है, और चीन ने नेपाल में अपना इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ाया है। और अब एक रिपोर्ट निकल कर आई है जिसके अनुसार चीन नेपाल की 150 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर लिया है। तो दोस्तों, चीन और नेपाल के बॉर्डर पर फेंसिंग नहीं है, बल्कि बॉर्डर पर ओनली पिलर लगाए गए हैं, और चीन ने इसका ही फायदा उठाया है। चीन ने इन पिलरों को उठाकर आगे खिसका दिया है और नेपाल की 150 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर लिया है। और चीन ने इस कब्जाई हुई जमीन पर चाइनीज आर्मी के लिए परमानेंट बिल्डिंग बना दी है, ताकि वह इस एरिया को डिफेंड कर सके। और जब नेपाल की आर्मी उस कब्जाई हुई जमीन पर चाइनीज आर्मी से बात करने गई, तो चाइनीज आर्मी ने नेपाल की आर्मी पर आंसू गैस के गोले छोड़ दिए और उनको वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। और चीन के अनुसार चीन का एरिया माउंट एवरेस्ट तक है, और माउंट एवरेस्ट को भी चीन अपना एरिया ही बताता है। और अगर बात करें कि चीन ऐसा क्यों कर रहा है, चीन चाहता है कि वह नेपाल के ईस्ट बॉर्डर पर कब्जा कर ले, ताकि वह इंडिया के सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे हम चिकन नेक कॉरिडोर के नाम से भी जानते हैं, पर कब्जा कर सके, ताकि वह इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट को इंडिया के मेनलैंड से अलग कर सके और इंडिया पर प्रेशर बना सके। और मुझे लगता है अब इंडिया को अपनी पॉलिसी के अंदर बदलाव करना चाहिए और पूरे साउथ एशिया को अपना बताना चाहिए, क्योंकि मौर्य साम्राज्य के समय पर पूरा साउथ एशिया और मिडल ईस्ट भी इंडिया का ही पार्ट था। और अगर हम बात करें कि मौर्य साम्राज्य के दौरान हमारे देश की सीमा कहां तक लगती थी, तो उत्तर में सिंजियान तक, पश्चिम में इराक तक, पूर्व में वियतनाम तक और दक्षिण में श्रीलंका तक हमारे देश की सीमा थी। और अगर मोदी जी इस पॉलिसी को फॉलो करते हैं, तो हम चाइना को इजीली काउंटर कर सकते हैं। चाहे फिर मोदी जी इस पॉलिसी को सिर्फ बातों में ही रखे और इम्प्लीमेंट ना, तो ये काफ़ी होगा चाइना को काउंटर करने के लिए। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं, और इन सारी बातों पर अपना ओपिनियन ज़रूर दें। आपके लिए कमेंट के दरवाजे हमेशा खुले हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए नॉलेजेबल हब।